हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी एलटी की तैयारी। तो फ्रेंड्स, मैं आज बहुत टाइम बाद एक वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ इम्यूनोलॉजी का। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये है साइंस की जूलॉजी पार्ट का। ये हमारे डेली बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए इम्यून सिस्टम के बारे में, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। तो चलिए आज हम ये शुरू करते हैं और आपको वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने नहीं भी सुने होंगे। और आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो इम्यूनोलॉजी में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनका पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको बेनिफिट हो कुछ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इम्यून सिस्टम से पहले हम लोग डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो डिज़ीज़ होते हैं हमारा, जो हम हेल्थ, जो हम कभी कभी अनहेल्थी सा फील करते हैं या वीक सा फील करते हैं, जब हम हेल्थी नहीं होते हैं तो वो बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है। जैसे कि जो कारण है वो डिज़ीज़ की वजह से हमें कोई बीमारी हो गई है, ठीक है। तो जो ये हेल्थ है वो किस किस से अफेक्ट होते हैं। जैसे कि पहला तो है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक मतलब कि जो भी डिफिशियंसीज़ हम में कहाँ से आ रही है, अपने पेरेंट्स से आ रही है। अपने पेरेंट्स इनहेरिट हो रही है, चाहे वो बर्थ से हो, ठीक है। जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो बर्थ से ही आ जाते हैं। तो वो डिफिशियंसी हो सकती है, कोई डिफेक्ट हो सकता है जो हमारी बॉडी में है या किसी की बॉडी में है। दूसरा, इन्फेक्शियस डिजीज़। जो इन डिजीज़ देखो दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, जैसे कॉमन कोल्ड, ये जो कफ होता है ना, खांसी होती है, ये इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे इंसान में फैल रही है। और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो नहीं फैलती है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी बीमारी, कैंसर है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, नहीं फैलती है। तो ये होगी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। देखो जो हमारी हेल्थ को ये देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। जैसे एड्स है, एड्स क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज़ है, क्योंकि ये किससे फैलता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता है। और वैसे ही मैंने आपको कैंसर का एग्जांपल दिया था। कैंसर क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और जो हमारी हेल्थ को एडवर्सली कौन अफेक्ट करता है, वो ड्रग जो अल्कोहल है, ये भी हमारी बॉडी को बहुत अफेक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ को बहुत अफेक्ट करते हैं। अब देखो इम्यूनिटी क्या होती है। अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ है, ठीक है, हमारी बॉडी में कोई बाहर से कोई अनवांटेड पार्टिकल्स आ गया है, या अनवांटेड बैक्टीरिया या वायरस आ गए हैं, तो हमारी बॉडी उस पर कैसे रिस्पॉन्स करती है, इसी को ही इम्यून सिस्टम कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं। तो ठीक है, अभी मैं आपको एक टॉपिक, एक जो मेन वर्ड्स है वो आपको समझाऊंगी, तो बने रहिए आप मेरे साथ। फर्स्ट है इम्यूनिटी। आपको मैंने अभी क्या बोला कि हमारी बॉडी कोई भी बाहरी जो फॉरेन पार्टिकल्स है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, उनके प्रति कैसी काम करती है, कैसी प्रतिरोध क्षमता बनाती है, इसी को ही इम्यूनिटी कहा जाता है। तो आप लोग देखो पढ़ लो, इम्यूनिटी इज इक्वल टू क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन और डिजीज़। किसी भी पैथोजन या डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो क्षमता होती है, उसी को ही इम्यूनिटी कहते हैं। अब एंटीजन आपने बहुत सुना होगा, एंटीजन, एंटीबॉडी। एंटीजन को ही एग्लूटिनोजन कहते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। एंटीजन एग्लूटिनोजन और एंटीबॉडी एग्लूटिन। अब एंटीजन क्या होता है, आप पहले वो डेफिनेशन में आपको बाद में पढ़ाऊँगी, आप पहले समझिए। एंटीजन जो हमारी बॉडी में बाहर से आ रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है, तो हमारी बॉडी में कुछ क्या होते हैं, कुछ एंटीजन बन जाते एकदम से, ठीक है। कुछ एंटीजन बनेंगे, कुछ हमें जैसे अलार्म लगाते हम लोग, घर में कोई चोर घुस गया या इस तरीके से कोई अलार्म लगाते हैं,
तो फिर ऐसे ही हमारी बॉडी में भी अलार्म है, और जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया और उसके रिस्पॉन्स में कुछ बन रहे हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन क्या है, प्रोटीनियस सबस्टांस विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। पहले आते हैं एंटीजन, फिर आती है एंटीबॉडी। अब बाहर से जो पार्टिकल आए उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंटीजन बनेंगे, और एंटीजन से लड़ने के लिए क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो एंटीजन ही एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। और एंटीजन क्या है, प्रोटीनियस सबस्टांसेस हैं जो स्टिमुलेट करती हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन क्या होती है, एग्लूटिनिन है एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है ये, एक ग्लाइकोप्रोटीन है सिक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट से सिक्रेट होती है एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनती है, और ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये बी लिम्फोसाइट से सिक्रीट होती है। एंटीसीरम, आपने सुना होगा एंटीसीरम बनाया जाता है। ठीक है, अब सीरम होता क्या है, सीरम ऑफ एनी एनिमल विच कंटेन्स द एंटीबॉडी फॉर स्पेसिफिक एंटीजन इज कॉल्ड एंटीसीरम। अब होता क्या है, बहुत सारे ऐसी जो कह सकते हैं हम एंटीबॉडीज़ हैं वो हम खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उनको एनिमल्स में बनाते हैं या एनिमल से हमें मिलती है। तो जो एंटीबॉडी जो हमें एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो हमें एंटीबॉडी चाहिए और वो हमें एनिमल्स के सीरम से मिल रही है, तो इसको ही क्या कहा जाता है, एंटीसीरम कहा जाता है। विनम, विनम का दूसरा नाम ही पॉइजन। तो पॉइजन क्या है, टॉक्सिक सबस्टांस सिक्रेट बाय स्नेक और सम इंसेक्ट्स। आपको पता है कि विनम क्या होता है, पॉइजनस। हम बायो पढ़ रहे हैं तो बायो मतलब बायोलॉजी की टर्म्स में पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसा टॉक्सिक सबस्टांस जो सिक्रेट होता है किसी भी एनिमल से या किसी भी इंसेक्ट से, या हम कह सकते हैं स्नेक से, तो इसको क्या कहते हैं, विनम कहते हैं। एग्लूटिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्लूटिनोजन एंटीजन, एग्लूटिनिन एंटीबॉडी, और एग्लूटिनेशन होता है जब एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। जब एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन, आप ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करते हो ना कि किसका ब्लड ग्रुप ए है किसका बी है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो एग्लूटिनेशन की वजह से ही होता है। एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शंस को हम देखते हैं, जिससे कुछ क्लॉटिंग्स होती हैं, तो इसको ही एग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन आपको पता चल गया होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन को ही एग्लूटिनेशन कहते हैं। स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज़ कॉल्ड सीरोलॉजी, और जो ये एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन है इसी को ही सीरोलॉजी कहा जाता है। टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड क्या होता है, अ बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन विच इज़ डिटॉक्सिकेटेड बाय स्पेशल प्रोसीजर्स टू अलाउ इट्स सेफ यूज़ इन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द डिजीज़। अब क्या क्या होता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो बैक्टीरियाज़ हैं, बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन होते हैं उसको भी हम यूज़ करते हैं। तो उनको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी में डिजीज़ के अगेंस्ट उनको यूज़ किया जाता है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो भी हम लोग बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन को यूज़ करते हैं, अब देखो हम ऐसे वैसे तो टॉक्सिन को यूज़ नहीं करेंगे ना, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा उनको ही यूज़ करेंगे। जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है उसको ही हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो सेफ़ यूज़ करने वाले हैं हम लोग, तो इसको ही टॉक्सॉइड कहा जाता है। इंटरल्यूकिन, जो ल्यूकिन होता है ना, जहाँ पे ल्यूकोसाइड, आपने पता होगा कि ल्यूकोसाइड किसको कहा जाता है, ल्यूकोसाइड कहा जाता है WBC को। थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है प्लेटलेट्स को। अभी मैं आगे बताऊँ, ये ब्लड सर्कुलेशन में आपने समझा होगा कि जो RBC है हमारी, जो ब्लड कार्पोरेशन है वो कितनी टाइप्स के होते हैं, RBC हो गया, WBC हो गया और प्लेटलेट्स हो गया, 3 टाइप्स के। तो RBC को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC को
ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब मैं आपको ये बात कैसा है, क्योंकि यहाँ पे ल्यूकिन वर्ड पड़ा है, तो ल्यूकोसाइट्स उसको बोला जाता है WBC को। तो ये मतलब कि इंटरल्यूकिन जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, WBC से। इट इज़ प्रोटीन सबस्टांस विच स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिव सर्टेन काइंड ऑफ WBC। तो मतलब कि ये एक प्रोटीन सबस्टांस है जो स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, WBC की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है। इसी को ही इंटरल्यूकिन कहते हैं। डैट आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स, कि हमारी बॉडी में देखो WBC ही तो है जो इम्यून एंटीबॉडी बना रहा है, जो हम लड़ाई कर रहा है डिजीज़ से, तो वो WBC ही तो होता है जो फैगोसाइट्स की तरह काम करता है। फैगोसाइट्स मतलब कि वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको खाता है, इनगल्फ करता है। तो WBC को एक्टिव करने का काम किसका है, इंटरल्यूकिन का है, और जो कि WBC है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत हेल्पफुल है। और यही जो WBC है ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। ये क्या है, देखो एग्जांपल क्या है, IL-1, IL-2, 3, 4, 5। तो ये जो इनके लिए सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, ये इनको भी एक्टिवेट करता है इंटरल्यूकिन। तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब जो हम करने वाले हैं टॉपिक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है। अब इम्यूनिटी जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट, आप अब इसको बने रहिए। और जो देख रहे हैं वीडियो जो एलटी से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी कॉमन लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है हमें जानना इम्यूनिटी के बारे में, तो आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, कंजेनिटल इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, देखो, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब देखो, इम्यूनिटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। इम्यूनिटी जो हम किसी जो फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कैसा बिहेव करती है, कैसा हमें बचाती है, कैसा रिस्पॉन्स देती है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यूनिटी होती है 2 टाइप्स की, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। कंजेनिटल में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जन्म से, इन्नेट मतलब कि जन्म से पहले से ही मौजूद है, इसको ही कहते हैं हम लोग, या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इसको यह है कंजेनिटल, इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक। और दूसरा एक्वायर्ड, जैसे आपको जो टीका लगता है ना, आपने बच्चों को देखा हो कितने सारे टीके लगते हैं। और टीके लगते हैं, क्यों लगते हैं, आप ये सोचिए ना कि बच्चों को पोलियो पिलाते हैं, पोलियो की 2 बूंद पिलाते हैं, तो क्यों पिलाते हैं, वो पोलियो तो एक वायरस है, वो क्यों पिलाएंगे उसे, आपने कभी सोचा है ऐसा। तो ये ऐसा होता है कि वो होते हैं वीक पोलियो वायरस होते हैं, कि अगर हमारी बॉडी ने उसको पहचाना और अगर बाय चांस फिर उसके बाद पोलियो वायरस कभी, क्योंकि हमारी बॉडी ने उसकी पोलियो वायरस के अगेंस्ट क्या बना दिया है, इम्यूनिटी सिस्टम क्रिएट कर लिया है, तो इसलिए कभी पोलियो की बूंद पिला दी तो उसके बाद होता नहीं है पोलियो, कि हमारी बॉडी ने वो प्रतिरोधक क्षमता बना ली है। तो ये होता है एक्वायर्ड, जो हमें टीका वगैरह लगते हैं, ठीक है, तो वो एक्वायर्ड हो जाते हैं। अडेप्टिव, जो हम अडेप्ट कर रहे हैं, या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब देखो, इम्यूनिटी जो होती है वो है एक्वायर्ड और इन्नेट। इस टेबल से हम बहुत इजीली समझ पाएंगे। इन्नेट जो जन्म से है हमारे पास, ठीक है, और एक्वायर्ड में है, क्या है, एक्वायर्ड में 2 टाइप्स के हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी, और देखो फर्स्ट है, ये आप देख रहे होंगे, एक्वायर्ड में 2 हैं, कौन कौन से, फर्स्ट एक्टिव और सेकंड पैसिव। अब एक्टिव में देखो नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। एक्टिव में क्या है, एक नेचुरल है, फ्लोस क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है तो वो क्या है, वो नेचुरल हो गया। और आर्टिफिशियल, जो हम वैक्सीन करते हैं, वैक्सीनेशन लगाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड में आ जाएगा। और दूसरा है पैसिव। पैसिव क्या हो जाएगा, एक नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। पैसिव में क्या है, ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज, जैसे जो आपने देखा होगा ना कि जो बच्चा होता है तो बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, ऐसा कहा जाता है।
तो ये नेचुरल है, ठीक है। तो प्लासेंटल पैसेज ऑफ मैटरनल IgG एंटीबॉडी विच प्रोटेक्ट्स चाइल्ड फॉर ड्राइव्ड फ्रॉम सीरम फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है, ह्यूमन्स में भी ऐसे। तो ये नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगा। और आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा हमारा, इंजेक्शन ऑफ प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी ATS, ठीक है, जो हम एंटीबॉडी इंड्यूस इंजेक्शन के थ्रू करते हैं, तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल में। इंजेक्शन से जो हमें मिलता है एंटीबॉडीज़, तो वो हो जाएंगे हमारे आर्टिफिशियल में। तो आपको ये याद करना है कि कौन किसके अंडर आता है। अब ये जो होता है, ये बहुत हमारी बॉडी जो है वो, देखो हम बीमार पड़ते हैं या हमें खांसी जुकाम होती है, तो वो भी जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको अवॉइड करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। हमें खांसी जुकाम होना अच्छी बात है, मतलब हमारी बॉडी किसी फॉरेन पार्टिकल्स के लिए रिएक्ट कर रही है। तो कंजेनिटल इम्यूनिटी मतलब जो हमें बर्थ से है, वो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें देखो आपने देखा ना, इनेट वाले में, नेचुरल वाले में कुछ था नहीं। अभी हम इसको एक तरीके अच्छे से पढ़ेंगे। तो कंजेनिटल इम्यूनिटी में क्या है, इट इज़ प्रेजेंट बाय बर्थ इन द मोस्ट एंड इन मोस्ट ऑफ एनिमल। इट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी। इट इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग बैरियर्स। अब देखो बैरियर्स होते हैं कि सबसे पहले यहाँ आएगा तो यहीं पर इसको ख़त्म कर देंगे, यहाँ ख़त्म नहीं होगा तो दूसरे बैरियर में आएगा तो यहाँ ख़त्म कर देंगे, यहाँ ख़त्म नहीं होगा तो तीसरे बैरियर में आएगा तो यहाँ ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल, देखो कभी भी एना वर्ड आ गया ना, एना मतलब बाहरी, बाहर, ठीक है। मॉर्फो आ गया तो अंदर, मॉर्फो आ गया तो अंदर। तो एनाटॉमिकल बैरियर मतलब होता है कि हमारी जो बाहरी सरफेस है, जो हमारी स्किन है, ठीक है, तो वो बहुत हेल्प क्रिएट करती है इनको अलग करने के लिए, फॉरेन पार्टिकल्स को दूर रखने के लिए। तो आउटर में आपको पता है कि स्किन क्या है, हमारे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़ डेड। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टर्नम कॉर्नियम, वो डेड होती है। सो द बैक्टीरिया डज नॉट ग्रो और एंटर इनटू इट। तो उसमें हमारी बैक्टीरिया जो है उसमें ग्रो नहीं कर सकती। तो बैक्टीरिया को हमेशा कैसे लिविंग सेल्स चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाती क्योंकि वो डेड है। और pH भी क्या होता है, pH हमारी बॉडी का जो pH होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को। और सीबम मतलब जो पसीना वगैरह आता है ना, तो उससे क्या होता है, सीबम या कुछ भी बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं, जो हमारे स्किन से सिक्रीट हो रहा है, उसको ही सीबम कहते हैं। और उससे भी क्या होता है, बैक्टीरिया में एक्शन लिया जाता है, तो बैक्टीरिया उससे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो एनाटॉमिकल बाहरी सबसे पहला बैरियर है एनाटॉमिकल बैरियर। दूसरा है म्यूकोसल सरफेस। म्यूकोसल सरफेस, अब आप क्या होता है, देखो आप खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, तो खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, कुछ तो हमारी बॉडी में आ रहे हैं, तो वो स्किन उसको हमको बचा रही है। लेकिन उसके बाद जब अगर हमको डायरेक्ट हो जाए, डायरेक्ट हम नाक से एयर में ले लें या फूड में ले लें, तो कैसे हम प्रिवेंट करेंगे इसको। तो हमारी जो फूड और एयर में जो पैसेज है वो किससे लाइन होती है, म्यूकोसा से। म्यूकोसा से लाइन होती है। म्यूकोसा कंटेन म्यूकोसल सेल्स। म्यूकोसा में क्या होती है, म्यूकोसल सेल्स होती है और सीलिया होती हैं। आपने देखा होगा ना, सीलिया, पतली पतली सीलिया होती है। और ये म्यूकोसा जो लेयर होती है ना, चिपचिपी सी लेयर्स होती है, इसको ही म्यूकोसा कहा जाता है, लेयर को। और इस लेयर में होती है सीलिया, जो क्या करती है, कोई भी जैसे ऑर्गेनिज़म आए, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म आए, इसको ट्रैप कर देती है, इसको जकड़ लेती हैं, इसको फंसा लेती हैं, जिससे वजह से हमारी बॉडी जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वायरस से बच सकती है। तो ये हो गया एनाटॉमिकल बैरियर। पहले स्किन है और स्किन में नहीं है, तो दूसरा जब फूड और एयर से हम लोग ले रहे हैं कुछ, तो उसमें म्यूकोसा हेल्प करती है। तो म्यूकोसल सरफेस है इसमें। तो एनाटॉमिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, आपको कुछ बुखार आ जाता है या फिर कुछ हो जाता है ना, सिक्रीशंस होते हैं, तो आप फिजियोलॉजिस्ट के पास जाते हो। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, जैसे कि आपने
देखा होगा कि आप कभी बीमार पड़ जाते हो। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। क्यों करती है? आपने देखा होगा ना कि आपको कभी बुखार आ जाता है, बुखार में आपके बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को पता है कि अगर बाहर से कोई माइक्रोब्स आया तो ज़्यादा हीट में वो नहीं रह पाएगा, नहीं वो सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए आपकी बॉडी टेम्परेचर को हाई कर देती है ताकि वो जो माइक्रोब है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, डेड हो जाए या सर्वाइव न कर पाए। तो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है ताकि माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो। तो ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फर्स्ट है, इसमें होता है फीवर। हमारी बॉडी का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना टेम्परेचर हाई हो जाता है ताकि हमारी बॉडी में कोई ग्रोथ ना हो माइक्रोब्स का। ठीक है। सेकंड है पीएच ऑफ द बॉडी। कभी कभी हमें बहुत एसिडिटी फील होती है फील। तो एसिडिटी तो हम कभी उल्टा सुल्टा खा लेते तो हो जाती है, लेकिन आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो पीएच होता है वो अलग अलग होता है। ओरल कैविटी का पीएच अलग है, स्टमक का पीएच अलग है, वेजाइना का पीएच अलग है। तो क्यों होता है पीएच अलग अलग? ताकि वहाँ पर कोई भी माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो। तो हमें वो पीएच मेंटेन करना है। ठीक है। इसलिए पीएच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। दूसरा है सिक्रीशन। अब देखो, आप लोग आँख में कुछ चले गया तो आँखों से पानी आ जाता है, नाक में कुछ चले गया तो छींक आ जाती है। तो ये है सिक्रीशंस हो जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। तो क्या होता है, देखो सिक्रीशन ऑफ बॉडी लाइक आइज सिक्रीशन आँखों में कुछ चली जाता है तो आई हमारी इन्फेक्ट हो जाती है और वहाँ से कुछ आंसू आने लग जाते हैं। सीबम कंटेन्स लाइसोजाइम एंजाइम। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम, जो हमारे की टीयर में होता है। टीयर मतलब हमारे आंसुओं में होता है और हमारे लार में होता है, हमारे जो सलाइवा में होता है लाइसोजाइम एंजाइम, और हमारे टीयर में होता है आंसुओं में होता है लाइसोजाइम एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और यही क्या करता है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया भी है एग्ज़ाम में कि लाइसोजाइम इन टीयर्स एंड सलाइवा विच एंजाइम इज़ प्रेजेंट। तो लाइसोजाइम इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। इंटरफेरॉन क्या है ये पूछा था डायरेक्ट, व्हाट इज़ इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन इज़ एंटीवायरल प्रोटीन। क्या होते हैं एंटीवायरल। अब दोनों ने क्या था ऑप्शन, सिक्रेटेड बाय वायरस, सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया। इस तरीके से क्वेश्चन को चेंज कर लिया था जो ऑप्शंस थे। तो एंटीवायरल प्रोटीन मेड अप ऑफ 270 अमीनो एसिड सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। मतलब कि हमारी बॉडी में अगर कोई सेल इन्फेक्ट हो जाएगी वायरस से तो हमारी बॉडी में क्या बनता है, एंटीवायरल प्रोटीन बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वायरस जो हैं वो लिमिट हो जाता है, उनका जो ग्रोथ है वो लिमिट हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको ही क्या कहते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन या इंटरफेरॉन कहा जाता है इस प्रोटीन को नाम, सेक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। ठीक है। और ये कौन सा प्रोटीन स्टिमुलेट करता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, TIPIC। ये वाला जो प्रोटीन है वो सिक्रीट करता है, स्टिमुलेट करता है। ये देखो इंटरफेरॉन है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ रहा है, लेकिन इन्नेट मतलब एक होता है एक्वायर्ड, एक होता है इन्नेट ना। तो इन्नेट जो हमारे बचपन से है, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, साइटोकाइनिन इंटरफेरॉन जो होते हैं ना INFs, ये साइटोकाइन बैरियर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। तो ये बनाता है। देखो सर्टेन जो वर्टिब्रेज होती हैं, वर्टिब्रेज सेल विच इन्फेक्टेड बाय वायरस रिस्पॉन्ड बाय रिलीजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लास ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जो इंटरफेरॉन्स होती है क्या है, तो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं
और ये जो बनाता है, ये कौन सा टाइप का बैरियर बनाता है? साइटोकाइन बैरियर बनाता है इन्नेट इम्यूनिटी का। अब देखो, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में कोई वायरस घुसा और आपकी बॉडी में उस सेल ने इंटरफेरॉन बनाया, एंटीवायरल प्रोटीन बनाया, तो ये आपकी बॉडी में ही काम करेगा। और दूसरे एनिमल हैं या फिर दूसरी स्पीशीज़ है, उसमें अगर कोई वायरस घुस गया तो उनकी बॉडी में जो इंटरफेरॉन बनेंगे ना, वो अलग टाइप्स के बनेंगे। मतलब आपकी बॉडी में जो इंटरफेरॉन बन रहे हैं वो आपकी बॉडी के वायरस को ही ख़त्म करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे उनकी ग्रोथ को। लेकिन जो दूसरी स्पीशीज़ में बन रहे हैं वो उनकी बॉडी में ही बनेंगे, ठीक है। तो इंटरफेरॉन्स जो होती हैं, एंटीवायरल प्रोटीन होती हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं? ये देखो, अल्फ़ा बीटा गामा। जो अल्फ़ा होती है वो ल्यूकोसाइट्स से प्रोड्यूस होती है, बीटा जो है फिब्रोब्लास्ट से प्रोड्यूस होती है, और जो गामा है वो लिम्फोसाइट्स से प्रोड्यूस होती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन्स हैं जो कि अलग अलग टाइप्स से प्रोड्यूस होती हैं। देखो, जो इंटरफेरॉन ए है ना, जो ल्यूकोसाइट्स से जो एक्टिवेट हो रही है, ये क्या करती है? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और जो ट्यूमर होता है उसको भी डिस्ट्रॉय करती है। ऑल्सो हैज़ शोन सम सक्सेस इन कॉजिंग ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ कापोसी सार्कोमा। अब ये तो हो गया आपके एनाटॉमिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। थर्ड है इसमें फैगोसाइटिक बैरियर। फैगोसाइटिक बैरियर, फैगोसाइट मतलब खाना, ठीक है, जो ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल। इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेनिक इन्फेक्शन। अगर कोई पैथोजन कहता है जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, किसी होस्ट सेल में आ रहा है पैथोजन, बाहरी कण जो है उसको पैथोजन कहते हैं। अब देखोगे, जब हमारी बॉडी में कोई बाहर से पैथोजन आ रहा है, ठीक है, और इससे इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमारी बॉडी में जो WBC होता है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। और फैगोसाइटोसिस इज एग्जिबिटेड बाय सम टाइप्स ऑफ WBC, सच WBC आर कॉल्ड फैगोसाइट्स। अब देखो, इंक्रीज हो जाएगा नंबर, जो टोटल काउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा बॉडी का, WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फैगोसाइटोसिस हो जाता है। फैगोसाइटोसिस अभी आपको बताऊंगी मैं आगे क्या है। और जो सेल इसको प्रोड्यूस करते हैं, WBC को, जो सेल जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फैगोसाइट्स कहा जाता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैगोसाइट है वो मैक्रोफेगस और न्यूट्रोफिल्स होती हैं। पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक फैगोसाइटोसिस की तरह हेल्प करती है, मैक्रोफेगस और न्यूट्रोफिल्स। जो मैक्रोफेगस होते हैं ना, ये कहाँ से बनती है? मोनोसाइट से। अब आपने जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, तो ये आपने पढ़े होंगे। तो देखो, दो टाइप्स के जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, एक तो होता है न्यूट्रोफिल्स और एक होता है मैक्रोफेगस, जो कि होता है मोनोसाइट्स से सिक्रीट होते हैं, मोनोसाइट्स से। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन से फैगोसाइटोसिस की तरह काम करते, तो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स काम करते हैं। मोनोसाइट्स आर लिबरेटेड एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन। देखो, मोनोसाइट्स क्या होता है? इन्फेक्शन की जो जगह होती है वहाँ पे लिबरेट होते हैं, निकलते हैं, और बाद में ये मैक्रोफेगस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैक्रोफेगस किससे कन्वर्ट हो रहा है? मोनोसाइट से कन्वर्ट हो रहा है। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, वो लार्ज इरेगुलर शेप्ड सेल्स होते हैं जो इंगल्फ करते हैं माइक्रोब्स को या फिर वायरस को, या जो कोई भी डिब्रीज, मतलब कोई भी कचरा वगैरह है, जो फालतू चीज़ें हैं, उनको खा लेती, इंगल्फ कर लेती है। तो इसी को ही बोला जाता है मैक्रोफेगस। स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस क्या होता है? वैसोडाइलेशन, एडहेशन, माइग्रेशन और डायपेडेसिस, कीमोटैक्सिस, फैगोसाइटोसिस, ये स्टेप्स हैं इसके। अब देखो, यहाँ पे लिखे हैं स्टेप्स। देखो, ये देखो, वैसोडाइलेशन क्या होता है?
वैसोडाइलेशन होता है जहाँ पर ब्लड वेसल्स हो जाती हैं ज़्यादा ब्रॉड हो जाती हैं, वैसोडाइलेशन ब्रॉड हो जाएंगे यहाँ पे। तो पहला है, अगर कोई देखो ब्लड सेल्स हैं, कोई इसमें आ गया कोई फॉरेन पार्टिकल्स, तो सबसे पहले वैसोडाइलेशन होता है, जो इसका एरिया है सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा। सेकंड एडहेशन, एडहेशन मतलब चिपक जाएंगे वो फॉरेन फैगोसाइट्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पे चिपक जाएंगे ब्लड वेसल्स की वॉल से। माइग्रेशन और डायपेडेसिस, माइग्रेशन में डायपेडेसिस होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, चिपके हुए हैं यहाँ पे, उसके बाद ही कहाँ चले गए, बाहर चले गए। कीमोटैक्सिक, माइग्रेशन हो गया, फोर कीमोटैक्सिक हो गया, ठीक है। अब देखो ये इनको खा देंगे, फैगोसाइटोस इनगल्फ कर लेंगे, और ये है आपका फैगोसाइटिक सेल। तो इस तरीके से काम करता है। पहले क्या है, वैसोडाइलेशन, फिर एडेशन चिपकना, फिर माइग्रेशन हो रहा है इनका, फिर कीमोटैक्सिक हो रहा है इनका। कीमोटैक्सिक मतलब कीमो मतलब केमिकल्स जो है रिलीज़ हो रहे हैं इनसे। उसके बाद फैगोसाइटोस, इनको इनगल्फ किया जाता है। स्टेप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस, आपने ये देखो इसको पढ़ सकते हैं, मैंने आपको जो बताया है ना वही है इसमें। वैसोडाइलेशन, इंक्रीज डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, उसका एडिशन, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोसाइड एट पेरिफेरी ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है इनका। इसका डायपेटिसिस, ना द ल्यूकोसाइड, जो ल्यूकोसाइड होती है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स माइग्रेट फ्रॉम ब्लड वेसल बाय एक्टिव मूवमेंट, ये माइग्रेट कर लेती हैं, ठीक है। डायबिटीज मूवमेंट जो होता है, WBC के मूवमेंट को ही डायबिटीज कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ एक्टिव मूवमेंट इज कॉल्ड डायबिटीज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। कीमोटैक्सिस क्या है, नाउ द ल्यूकोसाइड सेल मूव टुवर्ड्स द पैथोजन बाय कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अभी जो ये देखो बैक्टीरिया यहाँ पे आया है ना, तो बैक्टीरिया आया यहाँ पे तो इसकी तरफ मूवमेंट करेगा, फिर इसको पकड़ेगा, अटैचमेंट होगा, एडहेरेंस होगा, फिर इंजेक्शन होगा, इनगल्फ करेगा, ठीक है। वैक्यूल में जो फैगोसोम है उसमें इनगल्फ करेगा। आपको पता है कि लाइसोजाइम जो हमारे सेल में, वो क्या करते हैं, सेल को बचाते हैं। तो लाइसोजाइम में फ्यूज़ हो जाएगा, और जहाँ पर कि लाइसोजाइम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि बैक्टीरियासाइडल होते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगे। अब लास्ट जो देखो पहला बैरियर क्या था, एनाटॉमिकल, दूसरा क्या था, फिजियोलॉजिकल, तीसरा था हमारा फैगोसाइटिक बैरियर, और लास्ट है हमारा इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इन्फ्लेमेटरी बैरियर में क्या होता है, फर्स्ट है इन्फ्लेमेशन, लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। अब देखो क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, जैसे हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया आ गए, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सेल हैं या टिश्यू हैं, तो यहाँ पे कुछ इंजरी हो जाती है। क्यों होती है इंजरी, क्योंकि ये इंजरी इसलिए होती है ताकि जो सेल है वो यहीं पर उसको डिस्ट्रॉय कर ले, आगे ना फैले उसको, ठीक है। तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह काम करता है कि वो इंजरी हो रही है वहाँ पे सेल में, तो इसको है इन्फ्लेमेशन कहते हैं। कभी कभी आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, इन्फ्लेमेशन कभी कभी कुछ दर्द हो जाती है, कुछ फुंसी वगैरह हो जाते हैं, या फिर छाले वगैरह पड़ जाते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन का काम हो सकता है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन इज़ मैनिफेस्टेड एज पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और इंक्रीज टेम्परेचर इन द लोकल एरिया। कभी कभी क्या होता है कि आपको कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं पे स्वेलिंग होगी, या कहीं पे लाल लाल चकते पड़े हुए हैं, मैंने कहा ना अभी, या फिर क्या हो सकता है कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये सब किसकी रीज़न है, ये है रीज़न को दर्द हो रहा है, तो ये सारी रीज़न क्या है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, मतलब कि वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो घुस गया है, और उसको मारने के लिए ही या उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ही
उसकी ग्रोथ को। तो इसलिए ये सब हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑकर्स ड्यू टू, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो किसकी वजह से होता है? तो हिस्टामिन, रिलीज ऑफ हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स फ्रॉम डैमेज्ड मास्ट सेल। जो मास्ट सेल्स होती हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं? वो रिलीज़ करती हैं हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि क्या होते हैं? डैमेज। देखो जो मास्ट सेल होती है, आपको पता है कि सेल या टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, वो इंक्रीज जो वो रिलीज़ करती है हिस्टामिन या प्रोस्टाग्लैंडिन। एट द साइड ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजन देयर इज रेडनेस ड्यू टू वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन होता है जिस ब्लड वेसल्स का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो बढ़ गया और वहाँ पर रेडनेस हो गया है या स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, या टेम्परेचर हाई हो गया है या फिर पेन हो गया है। तो जो हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन है, यही क्या करते हैं? दर्द के जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आपने पढ़ा भी। अब एनके सेल क्या होता है, ये आपकी उसमें भी है सिलेबस में। इट इज़ अ लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट जो WBC लिम्फोसाइट्स हैं वो ग्रैनुलेटेड और डिग्रैनुलेटेड होते हैं। तो एनके सेल जो है वो ग्रैनुलर सेल्स होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस, अनदर टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड नेचुरल किलर सेल्स किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। देखो जो फैगोसाइटोसिस के अलावा क्या हो रहा है, एक दूसरे सेल भी क्या करते हैं? वायरस को किल करते हैं। तो क्या करते हैं ये काम कैसे करते हैं? अब देखो मैंने फैगोसाइटोसिस बताया था। फैगोसाइटोसिस के अलावा कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि नेचुरल किलर सेल, एनके। एनके का फुल फॉर्म ही क्या है? नेचुरल किलर सेल। अब एनके नाम सुन के तो पता नहीं चल रहा है कि क्या है, लेकिन इसका फुल फॉर्म ही क्या है? नेचुरल किलर सेल। तो ये किल करती हैं वायरस को। ये ट्यूमर सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में बन रही है, उनको ये क्या करती है? किल करती हैं। कैसे? ये क्या बनाती हैं? पोर्स बनाती हैं। पोर्स मतलब छेद बनाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जहाँ पे कोई टारगेट जैसे कि कुछ बैक्टीरिया या वायरस आया है, वहाँ पे ये पोर बना देगी। अब क्या होगा? यहाँ पे पोर, देखो आपको ये एग्जांपल यहाँ पे दिया है, पोर बना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर बन गया और ये साइटोप्लाज्म है, कंप्लीमेंट टू क्रिएटिंग अ होल इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे इस तरह से होल बन जाता है और इसकी वजह से क्या होता है? वाटर जो है वो एंटर करता है अंदर, और जिसकी वजह से क्या होता है? जो डिजीज़ सेल होती है, जो सेल जो जहाँ पे कुछ डिजीज़ हुआ है वो फूल जाती हैं या फट जाती हैं, ठीक है। तो ये है एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। नेक्स्ट है complementary system. It is formed by the complementary component or C component and they are inactive, but when agglutination occurs in our body they become active and show inflammation, cell lysis and promote phagocytosis. कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो होती है वो दोनों में काम करती है, इननेट में भी एक्वायर्ड में भी। क्या होता है ये कि जब भी हमारा एग्लूटिनेशन होता है, मतलब कि बाहर से कोई आया एंटीजन, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया और इससे कुछ क्या हुआ तो इससे ये एक्टिव हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, और इससे वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन आपको पता है कि स्वेलिंग, रेडनेस या पेन, ठीक है, टेम्परेचर हाई, तो ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सेल लाइसिस, सेल का ब्रेकडाउन होता है और क्या होता है? फैगोसाइटोसिस वहाँ पे हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आपको मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा था। इट इज़ रेजिस्टेंट दैट इंडिविजुअल एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ। हमारी जो लाइफ है उसमें एक्वायर कर रहा है, ले रहा है वो। दिस इज जनरेटेड इन एक्सपोजर टू द
ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन है, आपको मैंने बता दिया है कि ये वर्टिब्रेट्स में होता है, ये स्पेसिफिक भी बोलते हैं इसको या एडेप्टिव भी बोलते हैं। ये बर्थ के बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं या हम इसको गेन करते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे बैरियर्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो कोई फॉरेन पार्टिकल आता है या पैथोजन आता है तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो ये सारे वो हो गए हैं टाइप्स, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे और पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे आगे। आपको कुछ ना कुछ, मैंने कहा ना, नॉलेज ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ सीख के नहीं जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सीख के जाओगे। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। इससे आगे हम बाद में करेंगे।